हेलो बच्चों, तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है विकिरण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति। अच्छे से देखना, अच्छे से समझना बच्चों। ये वीडियो केवल और केवल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। हिंदी माध्यम के बच्चे, पूरा वीडियो हिंदी में होगा। अच्छे से समझेंगे तो हमारा 12th का पोर्शन तो कंप्लीट होगा, साथ के साथ हमारा नीट का क्वेश्चन भी बनेगा, ये मेरी गारंटी है। विश्वास रखिए, ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। बस ध्यान से समझना वीडियो में, ये जो चैप्टर है मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति मतलब क्या होता है? देखो, तो द्वैत प्रकृति मतलब डुअल नेचर है कि ना। द्वैत प्रकृति मतलब डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब दो अलग अलग तरीके का व्यवहार। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि कई लोगों के दो अलग अलग व्यवहार होते हैं, दो अलग चेहरे होते हैं। किसी के सामने बहुत अच्छा इंसान बनते तो किसी के सामने रियलिटी दिखाते कि बहुत बुरे इंसान है। मतलब दो अलग अलग व्यवहार को शो करना हम लोग क्या बोलते हैं? डुअल नेचर बोलते हैं, द्वैत प्रकृति बोलते हैं। तो इस हमारे फिजिक्स में हम किसका डुअल नेचर पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, तो हमारे फिजिक्स में ना विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति पढ़ने वाले, मतलब विकिरण और द्रव्य इन दोनों के दो दो नेचर होंगे हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम जो भी पढ़ेंगे फिजिक्स में उसका थोड़ा इंग्लिश भी ध्यान रखिए कि काम आएगा इन फ्यूचर। तो विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन और द्रव्य को बोलते हैं मैटर। मतलब विकिरण और मैटर के डुअल नेचर पढ़ने वाले। अभी चैप्टर बस शुरुआत हुआ है, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है, समझिए। इस चैप्टर के नाम को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक और समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी के आने से पहले, बच्चों ध्यान से समझना ना एकदम, आधुनिक भौतिकी के आने से पहले इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा था। दो भागों में कैसे बांटा? जनरली जैसे जो इंसान आप और मैं जैसे बांटते हैं, तो उन्होंने एक पदार्थ बोला और एक पार्ट को ऊर्जा बोला। देखो पदार्थ किसको बोला? हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है, जिसका द्रव्यमान हम नाप सकते हैं, जो एक स्थान घेरता है। जैसे ये पेन को मैंने रखा तो एक स्थान घेरा, इसका कोई द्रव्यमान है। ये एक ही टाइम पे जो एक जगह पे प्रेजेंट है, जिसको फेंकने से संवेग आ जाए, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित वेग, तो उसको उन्होंने बोला पदार्थ। ये समझ आया? पदार्थ कॉमन यार भाई, इतना कॉमन सी चीज है। पदार्थ किसको बोलेंगे? जिसमें कोई द्रव्यमान, कोई भार है, उसको पदार्थ बोलेंगे। दूसरा चीज जो उनको समझ नहीं आ रहा था, जैसे ये प्रकाश जो आ रहा है, लाइट, इनको ये छू रहे थे तो इनको में कोई वेट नहीं था। इनको ये रखना चाहते थे तो ये कोई स्थान नहीं घेरते थे। लेकिन एक चीज देखा कि ये जो प्रकाश है इसमें कोई ऊर्जा है। जैसे उष्मीय ऊर्जा, ये टकराता है तो हमको यहाँ पर हीट फील होता है ना, उष्मा फील होता है, तो इसमें एक उष्मीय ऊर्जा है। सेकंड, जैसे ध्वनि, ध्वनि को भी ये रोक के ऐसे रखना चाह रहे थे, तो ऐसे कोई रखा नहीं रहा था, इसमें कोई द्रव्यमान था ही नहीं, तो ध्वनि भी ये कैरी नहीं कर सकते थे। इनको भी इन्होंने पदार्थ में नहीं रखा। मतलब पदार्थ, ये पदार्थ तो था नहीं, इनके वैज्ञानिकों के हिसाब से ये पदार्थ तो है नहीं, ठीक है। और देखा कि ध्वनि भी किसी के कान में जाके टकराता है तो उसको सुनाई देता है, लेकिन दिख नहीं रहा कि निकल क्या रहा है, उसके पास जा क्या रहा है। तो ये इन्होंने एक पार्ट को पदार्थ बोला और सेकंड को बोला ऊर्जा। तो एक ध्वनि ऊर्जा हो गया। ये जो प्रकाश है इसको प्रकाश ऊर्जा बोल दिया। प्रकाश में कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें ऊर्जा होती है। तो इन्होंने दो भागों में बांटा, एक को बोला इन्होंने पदार्थ, एक को बोला इन्होंने पदार्थ। अब ऊर्जा, और ऊर्जा में एक चीज ये भी देखा गया, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश को हम रोक नहीं सकते कि यहाँ पे रोक दूं और फिर ये यहीं पे रुका रहे, जब हम इसको चाहे तो ये नीचे चले जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। प्रकाश हमेशा, या कोई भी ऊर्जा हमेशा क्या होता है? ट्रेवल फॉर्म में होता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है। तो हम मोटा माटी बोले तो पुराने वैज्ञानिकों ने जब ब्रह्मांड को, वैज्ञानिकों ने आधुनिक भौतिकी के पहले दो भागों में बांटा था, एक था पदार्थ और एक था ऊर्जा का स्थानांतरण, जिसको तरंग बोलते थे। इतना समझ आया? पदार्थ और ऊर्जा के स्थानांतरण, जिसको हम लोगों ने तरंग बोला। तरंग क्या है? कॉमन वर्ड में बोले तो तरंग क्या है? ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा के ट्रेवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। ऊर्जा को हम एक जगह रोक नहीं सकते हैं, या ऐसे समझ आया? और एक और तरीके से समझाता हूँ। पदार्थ और किसको बोल सकते हैं? जो एक ही समय पे एक जगह पे प्रेजेंट रहे। जैसे मैं एक समय पे एक ही जगह पे प्रेजेंट हूँ, या तो यहाँ पे होंगे, या तो उधर होंगे, या तो इस साइड होंगे, या तो इस साइड होगा। एक ही जगह, एक टाइम पे एक ही जगह पे प्रेजेंट हो, तो मैं क्या हूँ? पदार्थ हूँ। लेकिन जो ऊर्जा होता है, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, वो ध्वनि ऊर्जा है, आपको भी पता है। तो जो ध्वनि ऊर्जा है वो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ चार लोग खड़े होंगे तो चारों के कानों में जाएगा, मतलब एक ही टाइम पे चारों के कान में जा रहा है। तो ये क्या है? ध्वनि ऊर्जा है या तरंग है। ध्वनि ऊर्जा या तरंग है। ऊर्जा के स्थानांतरण को ही तरंग बोलते हैं। तो आप ये तरंग वर्ड भी ध्यान रखेंगे, ऊर्जा के स्थानांतरण को ही क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। इसको आप नोट भी करना कि यूनिवर्स को पहले वैज्ञानिकों ने आधुनिक भौतिकी में, मतलब ये कब की बात है? ये लगभग 1600, 1800, मतलब 1900 1900 से पहले की बात है, जब इन्होंने यूनिवर्स को दो भागों में बांटा था, तरंग और पदार्थ।
तरंग किसको बोलते थे? ऊर्जा के स्थानांतरण को। उदाहरण क्या है तरंग का? ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, रस्सी या जल। और कई तरंग तो ऐसे हैं जिनको कोई माध्यम की आवश्यकता भी नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तो तरंग और पदार्थ से 2 भागों में बांटा गया था। इसके बाद इतना तो समझ गए, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, या ये फिजिक्स क्या चाहते हैं, ये वैज्ञानिक क्या चाहते हैं कि जैसे हम लोग ये जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ है वो तत्व से मिलके बने, जितने भी तत्व है परमाणुओं से मिलके बने, अणुओं से मिलके बने, और जितने भी अणु हैं वो परमाणु से मिलके बने, मतलब हर चीज़ एक ही चीज़ से मिलकर बना है, वो है परमाणु। इतना तो समझ आता है ना। जैसे हर चीज़ एक परमाणु से मिलकर बना है, वैसे ही जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो भी चाहते थे कि हम फिजिक्स को भी यूनिफाई करें। अभी फिजिक्स 2 भागों में बटा था, पदार्थ और तरंग, तो इन दोनों को हम एक ही भाग कर दे, लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब आधुनिक भौतिकी आया, क्वांटम सिद्धांत आया, तब हम लोगों ने समझा कि जो पदार्थ और तरंग है वो 2 अलग अलग चीज नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझना, हिंदी माध्यम वालों आप लोगों के लिए है। विश्वास रखना, एक एक चीज समझ आएगा। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ये 12th का भी काम आएगा और जेईई नीट के एग्जाम का भी काम आएगा। ध्यान समझना। तो इस चैप्टर में है विकिरण और द्रव्य। विकिरण क्या है? तो विकिरण मतलब सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश मैंने आपको बताया क्या है? तरंग है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सिर्फ क्या होता है? ऊर्जा होता है, तो ये तरंग है। ठीक है, कौन सा तरंग है? तो प्रकाश तरंग है। 1887 में मैक्सवेल और हर्ट्ज के प्रयोग ने इसको क्या प्रूफ कर दिया था? प्रकाश तरंग है, ये प्रूफ कर दिया था। ये हमारे काम का नहीं है। हम तो प्रकाश, अभी हम तो तरंग नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि तरंग तो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम तो इसका दूसरा नेचर पढ़ने वाले हैं। तो ये तरंग है। ठीक है, इसका गुण क्या होता है? विवर्तन और व्यतिकरण। वैसे द्रव क्या है? कोई कण है या कोई पदार्थ है। आया समझ? तो इस चैप्टर में जो तरंग है और जो पदार्थ है, ये 2 अलग अलग जो हुआ करते थे, इस चैप्टर में हम इनको एक ही करने वाले। मतलब ये समझो कि जो तरंग है उसको हम पदार्थ के जैसा पढ़ेंगे, तो इसकी जो तरंग है उसका दूसरा प्रकृति क्या हो जाएगा? पदार्थ। और पदार्थ जैसा है, जो पदार्थ है उसको हम तरंग जैसा पढ़ेंगे, तो उसका दूसरा प्रकृति क्या हो जाएगा? तरंग। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो विकिरण जो है वो तरंग है, इसको हम पदार्थ के जैसा पढ़ेंगे, और जो द्रव है, वो जो कण है, उसको हम तरंग जैसा पढ़ेंगे। यही इस चैप्टर का सार है। इतना ही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ध्यान समझना। विकिरण जो आज से पहले क्या हुआ करता था? वेव या तरंग की तरह व्यवहार करता था। विकिरण जो आज से पहले क्या हुआ करता था भाई? तरंग हुआ करता था। इस चैप्टर में हम उसको कण जैसा पढ़ेंगे। मतलब तुम समझ रहे हो? जो लाइट आ रहा है, ये तुमको दिखाई नहीं देता, ये तुमको लगता है ये तरंग है, क्योंकि एक ही जगह, एक ही साथ इतने सारी जगह पे प्रेजेंट है। बट तुम नोटिस करोगे इस चैप्टर में हम उसको क्या पढ़ेंगे? कण जैसा। और जिसको तुम कण बोलते हो, द्रव्य बोलते हो, ठीक है, द्रव्य बोलते हो, पदार्थ बोलते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? कण के जैसा व्यवहार करता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, उसको हम तरंग जैसा पढ़ेंगे। मतलब आप, हम भी तो द्रव्य हैं, हम भी तो पदार्थ हैं, मतलब हम भी तरंग के जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। जनरली हम अगर तरंग के जैसा व्यवहार करने लग जाए, मतलब एक ही साथ बहुत सारे जगह पे दिखाई देने लग जाए, तरंग के जैसा व्यवहार करने लग जाए, तो हमको क्या बोल देंगे लोग? भूत बोल देंगे भाई, आत्माएं बोल देंगे। हाँ कि ना? मतलब यहाँ पे भी दिख रहा हूँ, तुम नीचे उतर रहे हो, बालकनी में भी दिख रहा हूँ, तुम बाहर कहीं जा रहे हो, वहाँ पर भी दिख रहा हूँ, मतलब तरंग के जैसा एक ही टाइम पे अलग अलग जगह दिख रहा हूँ, मतलब मैं क्या हूँ? आत्मा हो जाऊँगा, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं? जो आज तक द्रव्य था, मतलब जो कण के जैसा व्यवहार करता था, हम उसको तरंग बोलेंगे, तरंग के जैसा प्रूफ करेंगे डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, जो विकिरण था, जो आज तक तरंग के जैसा व्यवहार करता था, हम उसको कण के जैसा व्यवहार प्रूफ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने ये पार्ट नहीं पढ़ना है। हमको जो पढ़ना है वो है ये वाला पार्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ, या कण व्यवहार, कण के जैसा व्यवहार किसका? विकिरण का। और तरंग के जैसा व्यवहार किसका? द्रव्य का। हमको ये पढ़ना है इस चैप्टर में। क्या यहाँ तक आपको समझ आया क्या? यहाँ तक ध्यान रखना ना। इसके बाद देखो, अब ध्यान समझो। अब कहीं से तो शुरुआत हुआ होगा ना भाई, कहीं से तो शुरुआत हुआ होगा। देखो, 2 चीजें देख के समझ आती है, वो इतना था कि विकिरण जो है वो तरंग है, ये देख के समझ आ रहा था। लेकिन किसी ने तो शुरुआत किया होगा कि विकिरण जो तरंग है वो क्यों कण जैसा भी तो व्यवहार करता है। तो ये शुरुआत हुआ था, तो किसके एक्सपेरिमेंट से, कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो ध्यान रखना। हर्ट्ज ने प्रस्तुत किया था सबसे पहले मॉडल। हर्ट्ज ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसी से ये शुरुआत हुआ। तो हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रूफ किया, उन्होंने चालू किया था, तो हर्ट्ज ने प्रस्तुत किया था। उस प्रयोग को कंटिन्यू किया था लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने क्या किया था? उस प्रयोग को कंटिन्यू किया था। बाद में जब मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, विकिरण का कण के समान व्यवहार किसने प्रस्तुत किया था? हर्ट्ज ने। लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने प्रयोग किया था, और आइंस्टीन ने क्या किया था? इसकी व्याख्या की थी, समझाया था कि एक्चुअल में आइंस्टीन ने। यहाँ तक समझ आया क्या?
आप बस इन 3 चीज़ों को समझो, इसको मैं बाद में डिटेल से थ्योरी और इसका जो डेरिवेशन है वो सब मैं बताऊंगा जो भी है। अभी बस इतना समझो कि विकिरण का कण व्यवहार स्टार्ट कर रहे हैं। विकिरण का तरंग के जैसा व्यवहार तो सब जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं विकिरण का कण के जैसा व्यवहार। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इसके बाद देखो, अब विकिरण जो प्रकाश है, जो तरंग है, उसको हम लोगों ने कण जैसा बोला, तो उस कण का कुछ नाम भी होना चाहिए। तो उस कण का नाम सबसे पहले जिन्होंने दिया उनका नाम था प्लांक था। ठीक है, तो प्लांक ने क्या बोला? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत क्या है? क्वांटम सिद्धांत ये बताता है, अगर मैं आपको इसका बेस बोलूं तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है वही ऊर्जा है, और जो ऊर्जा है वही द्रव्यमान है। जिसको आज तक 2 अलग अलग बोला जाता था वही एक, उसको एक जैसा हम जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटम सिद्धांत। इसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, मतलब बहुत सूक्ष्म रूप से। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण, जो प्रकाश का जो विकिरण है वो छोटे छोटे बंडलों, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना और ध्यान रखना। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण छोटे छोटे बंडलों में ऊर्जा स्थानांतरित करती है, जिसे फोटोन कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझना, ये जो तुम लाइट देख रहे हो, जो लाइट आ रहा है, ये लाइट एक्चुअल में तरंग नहीं है। प्लांक ने बोला ये छोटे छोटे बंडल हैं जो हमारे ऊपर आके टकराते हैं, वही ऊर्जा बंडल है जिसके कारण हमको गर्मी लगता है। आया समझ? उसी को क्या बोला प्लांक ने? उसका नाम क्या रखा? फोटोन रखा। बहुत पहले न्यूटन ने भी बोला था कि जो प्रकाश है वो क्या होता है? छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने प्रूफ नहीं किया था, उस समय डिटेल स्टडी नहीं हुई थी। उस समय उन्होंने उसका नाम क्वांटा रखा था, क्वांटा। तो इस फोटोन का नाम क्वांटा भी है। बहुत बार इसको ऊर्जा मंडल भी बोलेंगे कई क्वेश्चंस में, और कई बार इसको ऊर्जा का पैकेट भी बोलेंगे। क्या यहाँ तक समझ आया कि आपको? जो बोल रहा हूँ एकदम आसान लैंग्वेज में बोल रहा हूँ भाई। पहले तरंग बोलते थे, अब उसको हम लोग क्या बोलने वाले? कण। ऐसे समझो, ऐसे समझो। हमको क्यों नहीं दिखाई देता ये कण? ये जो कण निकल रहा है वो हमको क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसे समझो कि हमारा जो आंख है वो इतना सेंसिटिव नहीं है कि वो छोटे छोटे बंडल्स को देख सके, इसलिए हमको वो कण समझ नहीं आता। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो चींटी है, आप दूर से देखोगे तो चींटी एक लाइन जैसा दिखता है। चींटी को आप देखोगे चल रहा है तो वो एक लाइन जैसा दिखता है, लेकिन जब आप पास से देखोगे तो ये बहुत छोटे 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 ऐसे डॉट डॉट से मिलकर बना होता है। मतलब इससे क्या समझ आया सर? ये जो प्रकाश है जो वेव के जैसा दिखता है हमको, जो एक जैसा दिखता है ऐसा वेव के जैसा, एक्चुअल में ये पूरा वेव नहीं है, ये छोटे 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 बंडल से मिलकर बना हुआ है प्लांक के अनुसार। यहाँ तक समझ आया? जिसको क्वांटा, फोटोन, ऊर्जा बंडल या ऊर्जा का पैकेट भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इसके बाद आते हैं ना नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया? हम लोगों ने स्टार्ट किया है विकिरण का कण के समान व्यवहार, और कण का नाम क्या रखा है हम लोगों ने? क्वांटा या फोटोन। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो विकिरण है वो विकिरण कहाँ से निकलते हैं? हमारा जो मेन सोर्स है विकिरण का वो कौन सा है? सूर्य है। वो सूर्य है हमारा मेन सोर्स है विकिरण का। ठीक है, ये नोट भी करते जाना साथ में। ये विकिरण का मेन सोर्स क्या है? सूर्य है, सूर्य है, ये सूर्य। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है? देखो विकिरण निकल रहा है। आज से पहले, इस चैप्टर में आने से पहले हम इसको विकिरण ही बोलते थे, तरंग ही बोलते थे। इस चैप्टर में आने के बाद ये छोटे 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 कण हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे कण हैं। सबसे अगर बोले कि विकिरण का सबसे छोटा भाग क्या है तो वो है क्वांटा या फोटोन, सबसे छोटा भाग। ठीक है, इससे छोटा ये नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा और क्वांटाइज नहीं हो सकता, और क्वांटीकरण नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया? इसी को हम लोगों ने कण या फोटोन बोल दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये सूर्य है, यहाँ से क्या निकला? विकिरण, जिसको हम लोगों ने कण बोला है। यहाँ तक समझे? ठीक है, जब ये विकिरण हुआ करता था, जब ये तरंग हुआ करता था, तो आपने 11th में पढ़ा होगा या 12th की विद्युत चुंबकीय में पढ़ा होगा, वो पुराना भाग है, हमको उतना ध्यान नहीं देना, इस चैप्टर में वो काम करनी है। जब वो तरंग हुआ करता था, तरंग का समीकरण होता है, तो तरंग का एक विस्थापन का समीकरण होता है, विद्युत क्षेत्र का समीकरण होता है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होता है। यहाँ तरंग का समीकरण क्या होता है? ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। साइन की जगह कॉस भी आ सकता है, लेकिन साइन और कॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। ई की जगह ई नॉट साइन के एक्स ओमेगा टी, बी नॉट साइन के एक्स ओमेगा टी भी हो सकता है। लेकिन ये कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है? जब ये तरंग हुआ करता था। लेकिन इस चैप्टर में ये तरंग नहीं है। प्लांक के अनुसार ये जो विकिरण है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बनाता है। कण का नाम क्या है? फोटोन। ठीक है, तो प्लांक के अनुसार अब ये जो फोटोन है, छोटे छोटे कण हैं, यही हमको ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। हमारे ऊपर जब लाइट टकराता होगा हमको उष्मा फील होता है, तो ये प्लांक ही हमारे ऊपर ऊर्जा लगाते हैं। इस ऊर्जा का सूत्र क्या दिया है प्लांक ने? कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा सूत्र है। तो प्लांक के अनुसार यदि प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, प्लांक के अनुसार अगर प्रकाश की आवृत्ति क्या है? न्यू है,
आप अभी बस इतना समझिए, जो तरंग होता है, तरंग जैसे एक पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, वैसी जो तरंग होता है उसके बाद दो चीज होता है तरंग के पास, लैम्डा और न्यू। क्या क्या होता है तरंग के पास, तो तरंग के पास होता है लैम्डा और न्यू, ये चीज ध्यान रखना। जहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और न्यू क्या है, आवृत्ति है। बस ये अभी ध्यान रखना, बाद में अच्छे से समझेंगे। प्लांक के अनुसार यदि प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, जो क्वेश्चन में दिया होगा न्यू है, तो ऊर्जा, तो ये छोटे छोटे बंडल जो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, ई एच न्यू होगा। इतना समझ आया। यहाँ पर बस इतना समझो, ई बराबर एच न्यू होगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो याद रखना ये जूल होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इस चैप्टर में एक नया मात्रक पढ़ने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का ही मात्रक है लेकिन इसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल से बहुत छोटा मात्रक है, मतलब ऊर्जा के बहुत छोटे मात्रक को नापना होगा ना, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। एच प्लांक नियतांक है, इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। जो न्यू है वो होता है पर सेकंड, वो हमारा क्या है, एच न्यू, मतलब ये हमारा जो न्यू है पर सेकंड में होता है, और इसका जो मात्रक है वो हर्ट्ज से है। अभी इतना समझ आया। अभी तक से जितना मैंने बोला है उतना नोट करो, अच्छे से समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जो प्रकाश है, जो पहले विकिरण हुआ करता था, उसका समीकरण ये है। आया समझ। जब प्रकाश विकिरण हुआ करता था, उस चैप्टर में हम लोगों ने एक और समीकरण पढ़ा था, वो था तरंग समीकरण। तरंग समीकरण क्या बोलता है कि प्रकाश की जो चाल है सी क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल है सी जो है प्रकाश की चाल, वो तरंग दैर्ध्य गुणित आवृत्ति के बराबर होता है। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको बस याद रखो, ध्यान समझो, धीरे धीरे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी तक से ये जो प्रकाश है वो जो तरंग के फॉर्म में आता था, अब ये जो कण बन गया है, जब तरंग के फॉर्म में आता था तो इसका एक क्या था, समीकरण था, और इसका क्या था, प्रकाश की चाल बराबर होता था तरंग दैर्ध्य गुणित आवृत्ति। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले ही। अब इस चैप्टर में जब हम लोग आए तो ये फोटोन बन चुका था। अब ये फोटोन बन चुका था तो इसका एनर्जी क्या था, देखो एनर्जी क्या था, इसका एनर्जी क्या था, एच न्यू। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझो, इसको रट लो, E बराबर एच न्यू, कोई डेरिवेशन नहीं है क्योंकि सीधा प्लांक ने दिया है। एच न्यू, न्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ सी बाय लेमडा, यहां से इस फॉर्मूले से, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, एच न्यू एस सी बाय लेमडा इक्वल्स टू पी सी। पी क्या है वो मैं बता दूंगा, पहले याद रखो, पी सी पर्सनल कंप्यूटर, ऐसे कुछ जोड़ के याद रखना, एच न्यू एस सी बाय लेमडा पी सी, और एम सी स्क्वायर तो किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया है। तो ये हमारा ऊर्जा का सूत्र है। किसके ऊर्जा का सूत्र है, फोटोन के ऊर्जा का सूत्र है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पर जूल क्या है, ऐसा ही मात्रक है। यहाँ तक सबको आप लोगों को समझ आया कि मैंने क्या बोला, ठीक है। अब इसमें ध्यान समझते हैं, एच क्या है, प्लांक का नियतांक। अभी समझो प्लांक का नियतांक, इसका यूनिट क्या होता है, जूल सेकंड, बस इतना याद रखो, जूल सेकंड होता है प्लांक का नियतांक, जूल सेकंड। आवृत्ति क्या है, न्यू क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है या पर सेकंड होता है, यहाँ जो जो लिखा है उसका लिख दिया मैंने। सी क्या है, प्रकाश की चाल है, मीटर पर सेकंड होता है। पी क्या है, संवेग है, संवेग क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, बस इतना समझो पीछे। पी है वो केजी मीटर पर सेकंड। एम क्या है, प्रभावी द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं है, प्रभावी द्रव्यमान है। द्रव्यमान जब बदलता है उसको प्रभावी द्रव्यमान बोलते हैं। अभी उसका कुछ काम नहीं है, बस इतना याद रखो, एम बराबर द्रव्यमान है। और लैम्डा क्या है यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य। मैंने बताया है कि विकिरण के दो गुण होते हैं, उनके दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक है हमारा तरंग दैर्ध्य होता है, एक आवृत्ति होता है। तरंग दैर्ध्य का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, मीटर, दूरी वाला जो यूनिट है वो मीटर होता है, कितना लंबा है वो तरंग दैर्ध्य है। यहाँ तक समझ आया क्या। ई जो है वो ऊर्जा है, ई भर ऊर्जा है, किसकी ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा, या प्रकाश किरण, प्रकाश विकिरण की ऊर्जा है। इसकी ऊर्जा दो होती है, जूल में होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ आया क्या, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है यार, विकिरण जो निकल रहा है उसको हम फोटोन बोल रहे हैं, फोटोन की ऊर्जा ये होता है। ये तो आप अभी मेरे साथ साथ ही याद कर लो, इतना काम आएगा आपके। अब इसके आगे बढ़ते हैं ना, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि E बराबर होता है सर एच न्यू, एच न्यू होता है, ये होता है जूल में। जूल में कब होगा, जब ये जूल सेकंड में होगा, ऐसा ही मात्रक में, और ये भी किस में होगा, ऐसा ही मात्रक में। ऐसा ही मात्रक क्या है, 1/2 या हर्ट्ज। इन दोनों का आंसर जब निकालेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, जूल में। एक बार जूल में आ गया, लेकिन क्वेश्चन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी ऊर्जा का मात्रक है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, अगर कोई नंबर है उसको जूल में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक को जो भी नंबर है उसको गुना कर देना है
1.6 गुनी 10 की घात ऋण 19 से, ये किस में आ जाएगा, जूल में। यहाँ तो समझ आया क्या। लेकिन अगर मुझे जूल में दिया हुआ है, 1 जूल को कन्वर्ट करने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1 को भाग देना पड़ेगा, जो भी नंबर होगा उसको भाग देना पड़ेगा किससे, 1.6 गुनी 10 की घात ऋण 19 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ तक समझ आया क्या। यहाँ से सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज अ फोटोन। फोटोन क्या है, तो फोटोन क्या है, प्लांक के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू होती है, जिस ऊर्जा का मात्रक है जूल। यहाँ पर एच क्या है, प्लांक का नियतांक है, न्यू क्या है, पर सेकंड में है। और एच का मान क्या होता है, तो कोई भी नियतांक का मान हमेशा फिक्स होता है, तो आपको याद रखना है नियतांक का मान। तो कितना होता है, 6.6 गुनी 10 की घात ऋण 34, ये होता है जूल सेकंड ना, तो ये जूल सेकंड में, तो आपको याद रखना है जूल सेकंड, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से ना, सबसे बेसिक क्वेश्चन। तो देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या आएगा, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है एच न्यू, हमको पता है, ये दिया हुआ है एच न्यू, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन में आते हैं, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहे हैं, प्रकाश की आवृत्ति दी हुई है। इस चैप्टर में आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में से कोई भी एक चीज दिया होगा, क्योंकि वो हम निकालते नहीं है, वो क्वेश्चन देता है। कोई भी तरंग है उसके बाद तरंग दैर्ध्य आवृत्ति उसका गुण है, वो कोई भी एक दिया ही होगा। तो प्रकाश की आवृत्ति दी हुई है 6 गुनी 10 की घात 15 हर्ट्ज, जैसे कि मैंने बताया अभी आवृत्ति का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। तो फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो हमको फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करना है, किसमें ज्ञात करना है, जूल में भी ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ज्ञात करना है। हमको आवृत्ति दिया हुआ है और हमको क्या निकालने बोला है, फोटोन की ऊर्जा, जूल में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी मैंने आपको आवृत्ति का सूत्र बताया, आवृत्ति बताया तो ऊर्जा का सूत्र बताया। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E बराबर एच न्यू, इतना सिंपल सा है। एच का मान पता होता है 6.6 गुनी 10 की घात ऋण 34 जूल सेकंड, ये पता है। न्यू का मान भी पता है 6 गुनी 10 की घात 15, ये पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले एच का मान रख देंगे, और न्यू का मान भी रख देंगे, यहाँ तो समझ आए। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, 10 वाले को निपटाना है, 10 की घात ऋण 34 10 की घात 15। तो जब दोनों का आधार समान है तो घात क्या होता है, जोड़ता है, तो ऋण 34 धन 15, ऋण 34 और धन 15 10 की घात। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऋण 19, क्योंकि ऋण वाला बड़ा है। यहाँ तक समझ आएगा, ऋण वाला बड़ा है। उसके बाद नंबर वाले को सॉल्व करो, 6 छक्के 36, 36 का 6 हासिल आया 3, 6 छक्के 36, 36 का 6 हासिल आया 3, 6 छक्के 36, 36 3 39, और पीछे से एक के बाद दशमलव लगा दो, तो ऊर्जा का क्या आ गया, 39.6 गुनी 10 की घात 19। ये, या इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3 ये हमारा आ गया 3.9 गुनी 10 की घात 18 भी लिख सकते हैं इसको, अगर मैं लिखना चाहता। देखो यहाँ पर ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये जूल में आ गया। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है, तो 1 जूल बराबर मैंने आपको बताया है, तो मेरा आंसर जूल में है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे भाग देना पड़ेगा, 1.6 गुनी 10 की घात ऋण 19 से भाग देना पड़ेगा। तो इस ऊर्जा को मैं 1.6 गुनी 10 की घात ऋण 19 से भाग देता हूँ। देखो भाग दे रहा हूँ, अगर मैं भाग दूंगा तो क्या आएगा आंसर, ये देखते हैं। तो मैंने बोला है सबसे पहले ऋण 19 दोनों है, तो इन दोनों को निपटा दिया, ऋण 19, और ये 1.6 को मैंने 16 बनाया है, तो 10 की घात क्या आ गया, ऋण 1, 10 की घात ऋण 1 आ गया। क्यों बनाया, ताकि मैं इसको भाग दे सकूँ 16 को, ये ठीक है। तो ऋण 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, धन 1, तो यहाँ पर 10 आ गया, धन 1, और 16 को 39 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32 होता है, तो 2 बचेगा कितना, 39 का 7 जीरो, तो दशमलव लगा देंगे तभी तो 7 जीरो होगा, तो 16 चौक 64, तो 2.4 और ये गुनी 10, तो 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया सर, अगर हमको आवृत्ति दिया हुआ है तो जूल में उसका आंसर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका आंसर कैसे निकालते हैं। एकदम ध्यान से देखना बच्चों, मेरा विश्वास रखो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसका एक एक चीज़ अच्छे से समझ आएगा। इतना समझ आया है कि आपको, अगर ये सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन देना होगा तो ये दे देगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लिए। अब इसके बाद देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इसके बाद देखो क्या बताने जा रहा हूँ।
इसके बाद देखो, विकिरण को, जिसको हम प्रकाश बोलते थे, उसको हम लोगों ने कण माना है, विकिरण को कण माना है, और इस कण का नाम क्या है, फोटोन। इसका ये सब सूत्र है, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। यहाँ पर H ये है, और C क्या है यहाँ पर, तो C प्रकाश की चाल है। C प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है यहाँ पर। ये दोनों का मान फिक्स है, बाकी सब मान हमको निकालना पड़ता है। यहाँ तक समझ आया क्या, ठीक है। अब E का मान जूल में निकालना है, तो हम तो जूल में निकाल लेते हैं, लेकिन जूल में निकालने के बाद आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या हम सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते थे क्या, जैसे देखो लास्ट क्वेश्चन में ये जो E का मान है, E का मान हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या निकाला है, 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पे कैसे निकाला, पहले जूल में निकाला, फिर जूल को भाग दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। क्या मैं इस E के मान को सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकता था क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा यूनिट है। इस चैप्टर में जूल ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, 99.9% हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज़ करेंगे। तो हम ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला देखते हैं जिससे आंसर सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, क्योंकि जूल में निकालने के बाद फिर उसको भाग दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना भाई। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, आप लोग रुक के वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन बनाना, नोट करना, तब अच्छे से समझ आएगा। अब अगर मुझे ऊर्जा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, अगर मुझे ऊर्जा सीधा किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई छोटा है, कैपिटल वी है, वी बड़ा है, अगर मुझे ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो शॉर्टकट क्या है देखो, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है। अब शॉर्टकट क्या है देखो, H का मान 6.6×10⁻³ नहीं रखना है, H का मान रखना है 4.14×10⁻15। V का मान जैसा V है वैसा रख देना, तो आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा आ जाएगा। अगर लैम्डा का मान तुमको पता है नैनोमीटर में, और तुमको E सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो HC की जगह तुम 1240 रख देना, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। धीरे 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 सब समझ आएगा। E का मान 12400 बटे लैम्डा, अगर लैम्डा किस में, एंगस्ट्रॉम में है तो आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। यहाँ तक समझ आया क्या, ये नोट करो। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट करो। मैं ये सब क्यों करवा रहा हूँ शॉर्टकट, क्योंकि एग्जाम में जो आंसर आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने बोलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, ठीक है। अब देखो इसमें देखो एक चीज़, अब लास्ट क्वेश्चन में देखो, लास्ट क्वेश्चन में था क्या था, आवृत्ति दिया हुआ था 6×10⁻15 हर्ट्ज, और आपको ऊर्जा निकालने बोला था, लेकिन किस में निकालने बोला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैंने आपको बताया कि सीधा आप शॉर्टकट लगा दो, जूल में निकालने की जरूरत नहीं। 4.1 गुणित न्यू, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब तो आपको पता है 4.14×10⁻15, और न्यू कितना है हमारा, तो न्यू है 6×10⁻15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको निपटाना है आपको, मैंने आपको बता चुका है कि ये ऋण 15 है, ये धन 15 है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि देखो ना भाई 10 की घात ऋण 15 धन 15 बराबर 10 की घात क्या हो जाएगा, 0, मतलब 10, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है तो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो 4.14 गुणित 6, तो 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 6 कम 6 तो 8, 6 चौक 24, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 24.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग ध्यान देंगे तो लास्ट बार हम लोग जब जूल निकाले थे, पहले हम लोगों ने जूल निकाला, लास्ट क्वेश्चन में देखा है, पहले हम लोगों ने जूल में निकाला, फिर इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, तो भी आंसर क्या आ रहा था, 24 ही आ रहा था। यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है हमारा, 24 ही आ रहा है। दोनों मेथड से आंसर अप्रॉक्सीमेटली 99% सेम ही आएगा, चाहे किसी भी से निकालो। देखो इसका मेन जो नंबर है वो 24 है, वो उसमें भी 24, तो आप शॉर्टकट से निकालोगे तो आंसर देखो तुरंत सॉल्व हो गया। उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, पहले जूल में निकाला, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, यहाँ पर ऐसा नीड नहीं है। चलो यहाँ तक समझ आया क्या, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि प्रकाश का, इस क्वेश्चन में तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, 100 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है। नोट करो क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 100 नैनोमीटर दिया हुआ है, याद रखना तरंग दैर्ध्य ना, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य वो बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटे छोटा होता है।
तो ये मीटर में नहीं दिया होगा भाई, इस चैप्टर में, यही तो खास बात है, इस चैप्टर में जो लैम्डा है वो नैनोमीटर में दिया होगा, हमेशा किस में दिया होगा, नैनोमीटर में, मोस्ट ऑफ द टाइम नैनोमीटर में दिया होगा। बाकी और कुछ कुछ यूनिट भी हो सकता है, पिकोमीटर भी होता है, एंगस्ट्रॉम भी होता है, तो नैनोमीटर में दिया होगा। जैसे 100 नैनोमीटर है, 100 नैनोमीटर, अभी सिर्फ क्वेश्चन देखो, यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 100 नैनोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, कभी भी नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी नंबर है उसके साथ 10 की घात 9 का गुणा कर दो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको लैम्डा नैनोमीटर का मीटर में हो गया। न्यू आपको पूछा है, आवृत्ति पूछा है प्रकाश की, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा पूछा है, तो आवृत्ति निकालना है आपको। और आपको सबसे पहला मैंने फॉर्मूला बताया था, विकिरण का जो तरंग का समीकरण है उससे होता ही है, विकिरण के तरंग के समीकरण का फॉर्मूला ये है, सी बराबर लैम्डा इंटू न्यू। तो यहाँ से न्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा, है कि ना। ये देखो, या तो सीधा मान रख दो, सीधा सी की जगह सी रख दिया, लैम्डा की जगह लैम्डा रख दिया, न्यू की जगह न्यू रख दिया, न्यू हमको पता नहीं है, ठीक है। इस पूरे को इधर पक्षांतर कर दिया, ठीक है, इस पूरे को इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये पूरे को नीचे पक्षांतर किया तो इसके डिवाइड में आ गया ये, यहाँ तक समझ आए, 3/100, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, 3 को 3 ही रहने दो, 10 की घात 8, ऋण 9 कहाँ हो गया, क्या हो गया, 10 धन 9 हो गया, और ये 10 की घात 2 है तो ऊपर जाके ऋण 2 हो गया। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 9 में 2 गया 7, 7 7 14 1 15, तो 10 की घात 15, तो हमारा जो आवृत्ति है वो 3 × 10 की घात क्या आ गया, 15 आ गया। यहाँ तक समझ आया, हम लोगों ने आवृत्ति तो निकाल लिया। अब प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा निकालना है, अब ऊर्जा निकालते हैं, देखो आप अपने से भी नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब ऊर्जा निकालते हैं, तो E बराबर क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा, तो hc/λ होता है, ये तो आपको पता है। आवृत्ति पता हुआ था, कितना था, 100 × 10 की घात 9, ऐसा यूनिट में रखा, इसको भी ऐसा यूनिट में रखते हैं, 66 × 10 की घात 34, और ये कितना होता है, 3 × 10 की घात 8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो सब ये जितने भी जीरो वाले हैं उसको अलग से निपटाएंगे, पहले 3 वाले को देख लेते हैं ना। 3 छक्के 18 का 8 हासिल है 1, 3 छक्के 18 1 19, पीछे से 1 के बाद दशमलव लगा दो, 1 के बाद दशमलव लगा दो। अब ये 34, 10 की घात 34, धन 8 धन 9, धन 9 क्यों हो जाएगा, ऊपर जाके धन 9 हो जाएगा। ये 10 की घात 2 है, 100 मतलब 10 की घात 2, तो ये ऊपर जाके ऋण 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19.8 गुणित ये 7 हो जाएगा, 7 7 14 1 15, 15 गया तो कितना बचेगा भाई, 35 होता तो 20 बचता, 34 तो ऋण 19, ये ऋण 19 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया। ये किस में आएगा आंसर, जूल में। क्यों जूल में आएगा, क्योंकि मैंने सबको ऐसा यूनिट में रखा है, ये जूल में आ गया। तो जूल में कितना आ गया, 1.98 × 10 की घात 18 कर दूंगा जूल। यहाँ तक समझ आया क्या, जूल में है। अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो तुमको पता है कि सर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है ना, तो मुझे अगर जूल में पता है सर, तो मुझे बस कुछ नहीं करना है सर, इसको 1.6 × 10 की घात 19 से भाग दे देना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ क्यों ना 1.9 को 2 बना दिया जाए, × 10 की घात 18 हो जाएगा, और 1.6 कोई जगह 1.6 × 10 की घात 19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भाग देने नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को, मैं सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए 1.6 को क्या लिख देता हूँ मैं, क्या मैं इसको 1.6 को ऐसा कर सकता हूँ, 2 × 10 की घात 18 बटे 16 × 10 की घात 20, ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2/16 मतलब 1/8, ठीक है, और 10 की घात 18 और ये 20 कितना हो जाएगा, 10 की घात 2। यहाँ तक समझ आया। समझ आया। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इसको मैं 10/8 कर देता हूँ, तो 10/8 करने से ये 10 बच जाएगा, 8 से कितनी बार बच जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है, 2 बच जाएगा, दशमलव लगाते हैं तो 2, 8 दूनी 16, तो 1.2 गुणित 10 मतलब हमारा लगभग आएगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर लिया, जूल में लाया, जूल को हम लोगों ने इससे भाग दे दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखना बस यही है यहाँ, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट से निकालते हैं। अगर मुझे सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए आंसर, तो मैं पहले जूल में क्यों निकालूं, मैं सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकता हूँ। सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए क्या है, देखो शॉर्टकट क्या बताया मैंने, देखो तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट भी तभी काम आता है जब आपको लॉन्ग कट पूरा चीज़ पता हो। तो आपको मैंने बताया E बराबर होता है 1240, याद रखना केमिस्ट्री में भी काम आता है भाई। लैम्डा किस में है, नैनोमीटर में,
तो आंसर किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, नैनोमीटर में ही तो है हमारा 100, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E बराबर देखो 1240/100, और 100 से भाग देंगे तो 0 0 कैंसिल। और किसी भी चीज़ को अगर जैसे 1 0 से भाग दे रहा है, 10 वाले से भाग दे रहे हैं, तो पीछे से 1 के बाद दशमलव लगा दो तो हो जाएगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यहाँ तक आपको समझ आया क्या? यहाँ तक बहुत आसान है, एकदम ईजी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमारा है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वही सॉल्व किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो तो हो गया हमारा। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सर जो विकिरण है, जो पहले तरंग था, अब उसको हम पढ़ने वाले हैं कैसा, कण के जैसा। ये जो निकला विकिरण अब ये कण बन चुका है। अब इस कण की ऊर्जा हमको याद रखनी है। इस चैप्टर का सार यही है। देखो भाई, समझना अपनी जगह है, याद भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रहेगा तब क्वेश्चन बनेगा, आंसर आएगा और नंबर आएगा, कुछ होगा सिलेक्शन वगैरह। तो E बराबर SC/λ, E बराबर h PC mc², ये बेसिक है। ठीक है, ये h और लैम्डा और न्यू जो तरंग होता है उसकी प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। C बराबर लैम्डा इंटू न्यू होता है। ये शॉर्टकट्स हैं। 1240 जब नैनोमीटर में दिया होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लाना होता है आंसर। 12400 जब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया होगा, एंगस्ट्रॉम क्या होता है ये भी मैं समझा दूंगा, बस इतना समझो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब अगर हर्ट्ज में दिया है, आवृत्ति दिया हुआ है, ये तो कब है, जब आपको लैम्डा पता है तब ये दोनों सूत्र लगाने हैं। जब आपको आवृत्ति पता है तो 4.14×10⁻³ न्यू है हर्ट्ज में। तो हाँ, आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ तक समझ आया क्या? इसके अलावा इस फॉर्मूले से अगर आप लोग देखो तो आप लोग संवेग, ये जो संवेग है, संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी कितना होता है, c के बराबर। देखो एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो फोटोन है ये वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल से ही चलेंगे ना भाई, क्योंकि प्रकाश का ही कण है। वायु या निर्वात में ये जो कण है, फोटोन जिसको बोलते हैं, वो प्रकाश की चाल से बदलता है। तो P बराबर mc, ये P क्या है, संवेग है। तो P का अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाले, देखो इन दोनों का अगर मैं रिलेट करूँ, इसको और इसको, तो P बराबर PC बराबर SC/λ, तो CC कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, h/λ। इसका यूनिट क्या होता है, kg/s। यहाँ तक ये आपको समझ आया क्या? इतना आपको याद रखना ही है, इतना याद रखना। हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था हम उसके आगे बढ़ने वाले। तो लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। भाई अच्छे से, भाई जितने भी हो आप मेरे साथ अच्छे से लगे रहो, मैं विश्वास दिला रहा हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ इतना ही समझाया था कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में दो भाग में बांटा गया था। एक तो था द्रव्य पदार्थ और एक तो था तरंग। तरंग क्या है, जो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर है, उसके पास कोई मास वगैरह कोई द्रव्यमान तो था नहीं। और जो पदार्थ क्या है, जिसके पास द्रव्यमान था। तो ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। और हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुंचे थे, तो हम लोगों ने ये लास्ट में कहाँ तक पहुंचे थे, तो हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचे थे कि ये जो सन है, ये जो सन है यहाँ से क्या निकालता है, विकिरण निकालता है। और इस विकिरण को हम लोग क्या बोले थे, फोटोन बोले थे, फोटोन। ये फोटोन नाम किसने दिया था, फोटोन, तो फोटोन का नाम किसने दिया था, प्लांक ने दिया था, जो फोटोन बोले थे। और इसका एनर्जी हम लोगों ने क्या बोला था, SC/λ hν PC और ये mc²। और मैंने बताया था कि जो तरंग होता है, जो विकिरण है वो तो तरंग है, और उसके दो गुण होते हैं, एक तो उसके पास तरंग दैर्ध्य होता है और एक तो उसके पास आवृत्ति होता है। इस चैप्टर में हम इसके बाद अब आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक मैं लास्ट क्लास में बता चुका था, मैंने कुछ शॉर्टकट भी बताया था और क्वेश्चन भी कराया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिए, आपने कभी भी बाजार से कोई बल्ब लाया होगा, बल्ब भी तो एक स्रोत है, लाइट का स्रोत है ना। लाइट मतलब लाइट का कोई भी स्रोत हो, वो तरंग निकालता है, विकिरण निकालता है, जिसको हम इस चैप्टर में क्या बोलने वाले हैं, फोटोन बोलने वाले हैं। जब आप बाजार से कोई बल्ब लाते हो तो बल्ब क्या होता है, किसी न किसी वाट का होता है। जैसे हम बल्ब लाते हैं, बल्ब लाते हैं तो बल्ब क्या होता है, जैसे सपोज करो 100 वाट का है, 100 वाट का है, 100 वाट का है। और क्या हो सकता है, 50 वाट का भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 200 वाट का भी हो सकता है। तो ये वाट का मतलब क्या है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जब हमको पढ़ाई करना है तो हम बहुत ज़्यादा वाट का बल्ब लाते हैं। और अगर कहीं हमको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ उतना काम नहीं है ब्राइटनेस का, तो हम कम वाट का बल्ब लाते हैं। तो वाट क्या बताता है कि बल्ब का ब्राइटनेस कितना ज़्यादा होगा। और ये जो वाट होता है ये किसका यूनिट है, ये जो वाट मैंने लिखा है, ये जो वाट मैंने लिखा है 100 वाट, ये किसका यूनिट है, तो ये तुमको पता है कि सर पावर का यूनिट है। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान समझना, अभी लिखना नहीं है कुछ भी। तो इतना समझ आया सर कि जो भी चीज़ प्रकाश निकालता है
उसका एक पावर होता है, और वो पावर क्या बताता है, तो पावर ये बताता है कि वो कितना ब्राइटर होगा, उसका ब्राइटनेस कितना होगा। जैसे दो बल्ब है, एक 100 वाट का एक 200 वाट का है, तो कौन ज़्यादा ब्राइटर होगा, तो जो 200 वाट का है वो ज़्यादा ब्राइटर होगा, क्योंकि उसका पावर जो है वो 200 वाट है। आया समझ यहाँ तक कि नहीं आया समझ। तो इस चैप्टर में अभी हम लोगों ने एनर्जी का बात किया था, अब हम स्रोत के उसमें आते हैं कि स्रोत का पावर क्या होगा, क्या कैसे क्या बोलते हैं, वो ध्यान से समझना। अब यहाँ से समझना भाई, सपोज करो ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है इसका शक्ति P है। शक्ति क्या है? P है। शक्ति किसी भी सोर्स का फिक्स होता है, शक्ति P है, तो P सोर्स का है। और शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटा समय। शक्ति का मतलब ये होता है, तो शक्ति का मतलब ये भी समझ सकते हो कि प्रति सेकंड कितना ऊर्जा ये जो है वो निकाल रहा है, यहाँ से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकाल रहा होगा। इसको भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकाल रहा होगा। यहाँ तक समझ आया। तो अभी तक से आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि फोटोन का ऊर्जा होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, लैम्डा होता है। जो फोटोन जहाँ से निकलता है उसके स्रोत के पास क्या होता है, तो स्रोत के पास शक्ति होता है। तो जो शक्ति है वो किसका गुण है, स्रोत का। स्रोत के पास शक्ति होता है, शक्ति होता है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो शक्ति है ये तो 100 वाट का है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 100 वाट के बल्ब में जब हम पास में बुक रखते हैं तो बहुत क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बुक को दूर करते जाते हैं तो बल्ब जो 100 वाट का है वो तो है ही 100 वाट का, वो तो चेंज नहीं होगा। जो 100 वाट का है वो तो 100 वाट का रहेगा, लेकिन बुक को दूर करने से वो जो क्लियरिटी है, जितने अच्छे से दिखना चाहिए, जितना ब्राइटर दिखना चाहिए, उतना नहीं दिखता। मतलब आपको इतना समझ आता है, सर बल्ब कितने भी वाट का रहे, लेकिन उससे अगर मैं दूर जाऊँ तो इसकी इफिशियंसी, उसकी दक्षता कम होने लगती है, हमको कम दिखने लगता है। तो इससे क्या समझ आया कि सर ये जो शक्ति निकाल रहा है ये कहीं ना कहीं दूरी के साथ परिवर्तित होता है, लेकिन स्रोत की, अभी तो मैंने बोला कि स्रोत की शक्ति फिक्स होती है। अगर ये 100 वाट का है तो 100 वाट का ही रहेगा। तो इससे क्या समझ आया कि सर जो शक्ति का माप है वो चेंज हो रहा है। तो एक नया चीज आया, फिर यहाँ पर समझना, फिर यहाँ पर एक नया चीज आया, वो है तीव्रता। शक्ति तो वही है, जिसका ये सपोज करो 100 वाट का है तो ये 100 वाट का ही रहेगा, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है, इसकी जो तीव्रता है वो दूरी के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर आप आग में पास में हाथ रखो आग के तो बहुत तेज लगता है, दूर करते जाओ तो क्या होता है, कम लगता है। इसका मतलब क्या आग कम जल रहा है क्या दूर से देखने पे? नहीं, आग उतना ही जल रहा है, उसकी शक्ति उतनी ही है, लेकिन हमारा हाथ को दूर बढ़ाने से उसकी तीव्रता क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो यहाँ पर एक नया चीज आया, देखो शक्ति मैंने समझा दिया। शक्ति क्या होता है, कितनी ऊर्जा निकल रही है कितने समय में, प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकल रही है, उसको क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। स्रोत के पास क्या होता है, शक्ति होता है, और ये जो शक्ति होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, नियत होता है। नियत मतलब क्या होता है, जो बदलता नहीं है, नियत होता है जो बदलता नहीं है। क्या यहाँ तक समझ आया? क्या शक्ति का मात्रा क्या होता है, वॉट। अब इसमें एक नया चीज है, तीव्रता। अब तीव्रता क्या होता है, तो तीव्रता होता है शक्ति बटा क्षेत्रफल। अभी आप बस इतना समझिए, शक्ति बटा क्षेत्रफल, तीव्रता ये होता है, ठीक है। और तीव्रता किस पर निर्भर करता है, तो तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है, कि जितना ज़्यादा तुम दूरी बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा तीव्रता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो मैं ध्यान से जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से समझना भाई, एक एक चीज ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। अभी आपने पढ़ा था कि ये जो विकिरण है वो क्या निकालता है, ऊर्जा वो फोटोन निकालता है, फोटोन के पास ऊर्जा होता है, वो फोटोन का गुण है ऊर्जा। लेकिन ये जो शक्ति है वो किसका गुण है, स्रोत का गुण है। देखो शक्ति जो है वो स्रोत का होता है, और तीव्रता क्या है, तो ये भी शक्ति को बताता है, लेकिन शक्ति क्या होता है, धीरे धीरे दूरी के साथ कम होता है। तो दूरी के साथ जो कम होता है शक्ति का मान, उसको क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। तो दूरी के साथ कम होता है। तीव्रता का सूत्र क्या होगा, शक्ति पर यूनिट क्षेत्रफल। और इसका अगर मैं वो बोलूँ मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इसका शक्ति का मात्रक होता है वॉट, और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया क्या, ठीक है। अब तुमको ये पता चल गया सर तीव्रता ना दूरी पर निर्भर करता है। आप मुझे ये बताइए कि दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो ये भी देखते हैं दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है, ठीक है। तो ये देखें, तीव्रता का दूरी पर
निर्भरता कि दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो दूरी पर दो तरीके से निर्भर करता है, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। दो तरीके से निर्भर करता है। अगर हमारा क्या है, बिंदु स्रोत वाला, अगर जो हमको लाइट निकल रहा है वो बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत मतलब कोई छोटा सा गोल सा चीज, जैसे सूर्य को भी हम एक बिंदु स्रोत मान सकते हैं, कोई भी बिंदु स्रोत, ठीक है। एग्जाम्पल के अगर सूर्य को दूर से देखो तो ये भी बिंदु स्रोत जैसे ही समझ आएगा। और दूसरा क्या है हमारा, लाइन स्रोत। अब लाइन स्रोत का एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट इसका एग्जाम्पल है, ट्यूबलाइट इसका एग्जाम्पल है। अब देखो जैसे बिंदु स्रोत है, अच्छे से समझना एकदम ध्यान से। ये छोटा सा गोल है, ये लाइट निकाल रहा है, ये छोटा सा गोल चीज है, ये लाइट निकाल रहा है। तो लाइट कैसे निकालेगा बिंदु स्रोत, सूर्य कैसे निकालता है लाइट, गोल होता है। ये क्या करता है, अपने चारों तरफ ऐसे लाइट निकालता है। यहां तक समझ आया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो तीव्रता है वो अलग होगा। और इसको अच्छे से बनाते हैं, ध्यान समझना। ये सूर्य है, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से प्रकाश निकाल रहे हैं, यहाँ से प्रकाश निकाल रहे हैं, यहाँ से प्रकाश निकाल रहे हैं, प्रकाश, और चारों तरफ से निकाल रहे हैं। हम बोर्ड में तो सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं, ये इधर इधर से निकाल रहे हैं, सामने से भी निकाल रहे हैं, ऊपर से निकाल रहे हैं, आगे पीछे सब तरफ से बराबर निकाल रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर तीव्रता बताओ। ये है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर यहाँ से देखूँ तो ये r दूरी पर है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक चीज़ है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, ये r1 दूरी पर है, ये r2 दूरी पर है। अब ये जो सूर्य है, ये जो प्रकाश निकाल रहा है, ये जो प्रकाश निकाल रहा है, इसकी तीव्रता कहाँ पर ज़्यादा होगी, इस बिंदु पर ज़्यादा होगी कि इस बिंदु पर ज़्यादा होगी। तो कोई भी बच्चा बता सकता है सर दूरी यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर तीव्रता कम फील होगा हमको, यहाँ पर अगर हाथ रखूँगा तो कम जलेगा, यहाँ पर हाथ रखूँगा तो ज़्यादा जलेगा। तो मुझे इतना समझ आया कि सर दूरी बढ़ने के साथ यहाँ पर तीव्रता क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर जो कोई लाइट पॉइंट सोर्स है वो अपना लाइट कैसे निकालता है, स्फीयर के जैसा निकालता है, गोले के रूप में निकालता है। मतलब अगर कोई बिंदु स्रोत है तो वो ऐसा गोल 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 ऐसा निकालता है, अपना गोल 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 निकालता रहता है, गोल गोल निकालता है, ये गोल निकालता है, ये गोल निकालता है, फिर ऐसे गोल गोल निकालता है। मतलब इतना समझ आया कि सर यहाँ पर जो दूरी के साथ ना ये गोले के रूप में बढ़ता जाता है, और इस पूरे गोल में क्या होगा, हमारा तीव्रता क्या होगा, सेम होगा। और गोले के सूत्र में जो क्षेत्रफल होता है उसमें आता है 4/3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसका दूरी के साथ देखूं डिपेंडेंसी, तो 1/r का स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिंदु स्रोत है तो तीव्रता r के स्क्वायर टाइम्स डिपेंड करता है। इतना क्लियर हुआ। अगर मैं दूरी को 2 गुने से बढ़ाऊं तो तीव्रता 4 गुने से कम हो जाएगा। इतना समझ आया आप लोगों को, क्योंकि इसमें क्या आता है, शक्ति बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या आता है, 4/3 पाई r का स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर हल्का सा भी समझ आया तो इसको ध्यान रखना, बिंदु स्रोत में हमारा जो तीव्रता है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसमें कैसे निकलता है, देखो ट्यूबलाइट में कैसे निकलता है लाइट, तो ऐसे गोल गोल ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। ये ट्यूबलाइट है तो इसमें कैसे निकलेगा, ऐसे निकल रहा होगा। ये ट्यूबलाइट है तो देखो ये लाइन है ना, ट्यूबलाइट लाइन है, तो इसमें ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। मतलब यहाँ ये जो सिलेंडर है उसमें कम होगा, इसके बाद वाले बेलन में ज़्यादा होगा, उसके बाद वाले बेलन में और कम होगा। यहाँ तक समझ आया, ये ट्यूबलाइट है, ठीक। तो ये ट्यूबलाइट है। अगर ये r दूरी है, ये अगर r दूरी है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर ये r दूरी है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि तीव्रता ना जो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। तीव्रता दूरी पर निर्भर करता है। तीव्रता क्या है, शक्ति को बताता है कि शक्ति उस दूरी पर कितना है। तो तीव्रता का सूत्र क्या हो जाता है, शक्ति बटा क्षेत्रफल, ठीक है। और क्षेत्रफल हम अगर इसके लिए देखें, गोले के लिए, तो क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई r स्क्वायर। वो उतना ध्यान नहीं देना है आपको, बस इतना समझना है कि बिंदु स्रोत है तो तीव्रता 1/r स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसमें 1/r की व्युत्क्रमानुपाती होती है अगर लाइन स्रोत है तो। ये है तीव्रता। और तीव्रता का सूत्र क्या होता है, शक्ति बटा क्षेत्रफल। यहाँ तक समझ आया क्या,
यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पर अगर मैं एक सूर्य बनाऊँ, अगर ये सूर्य है, अगर ये एक सूर्य है, तो सूर्य से मैंने आपको बताया सूर्य के पास शक्ति होता है P, और जैसे जैसे हम दूरी में बढ़ते हैं तो हमारी तीव्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है, 1/d² से कम होते जाते हैं, ठीक है। और इसके पास होता है, फोटॉन्स के पास होता है एनर्जी E बराबर होता है hc/λ, ऐसा मान लो अभी E ऐसा होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है, बताइए कि सूर्य प्रति सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब कितने फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड उत्सर्जित कर रहा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको जानना है यहाँ पे वो है प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। यहाँ तक समझ आया। इसका जो शक्ति है वो है P, शक्ति क्या है, P है। ये I मतलब क्या होगा यहाँ पर, तीव्रता, और D मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूरी, आया समझ। और E यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊर्जा है, और किसकी ऊर्जा है E, तो E किसकी ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा है। अब नेक्स्ट इसी में टॉपिक जो आता है वो आता है फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या, ठीक है, फोटोनों की संख्या। अब ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटोनों की संख्या। अब आपको पता है कि सर सूर्य जो है ना 100 वाट की शक्ति निकाल रहा है, मान के चलो सूर्य नहीं, कोई सोर्स है वो 100 वाट की शक्ति से निकाल रहा है, मतलब यहाँ से फोटोन निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर देखने में समझ आ रहा है सर एक बार में 3 फोटोन निकाल रहे हैं, फिर 3 फोटोन निकाल रहे हैं, फिर 3 फोटोन निकाल रहे हैं। तो ये फोटोनों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, तो फोटोनों की संख्या निकालने का सूत्र होता है n। सबसे पहले इसको n से रिप्रेजेंट करते इतना समझो कि उस स्रोत की शक्ति क्या है, ये जो स्रोत है उसकी शक्ति क्या है बटे वो फोटोन, एक फोटोन की ऊर्जा क्या है। देखो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, पहले ये फॉर्मूला याद करो फिर मैं समझाता हूँ। ये जो फोटोनों की संख्या है इसका सूत्र क्या है, n बराबर P/E, मतलब P क्या है यहाँ पर, शक्ति, और E क्या है, फोटोन की ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे ये फॉर्मूला आया है। सपोज करो ये 100 वाट का स्रोत है, 100 वाट, इसकी शक्ति 100 वाट है। 100 वाट का मतलब क्या होता है, ये 100 जूल प्रति सेकंड निकालते हैं, यही होता है ना। वाट की जगह हम जूल प्रति सेकंड भी रख सकते हैं, ऊर्जा बटा समय, मतलब ये 100 जूल प्रति सेकंड निकालता है। और मान के चलो एक फोटोन की ऊर्जा, मान के चलो एक फोटोन की ऊर्जा है, मान के चलो 2 जूल, ऐसा 2 जूल है। 100 जूल प्रति सेकंड निकाल रहा है ये जो सूर्य है वो, या जो स्रोत है वो 100 जूल प्रति सेकंड निकाल रहा है, और एक फोटोन केवल कितना ऊर्जा रखता है, 2 जूल। तो एक बार में ये कितने फोटॉन्स निकालेगा जिससे इसको 100 जूल मिल सके। देखो प्रति सेकंड इसको 100 जूल उत्सर्जित करना है, प्रति सेकंड 100 जूल उत्सर्जित करना है, एक फोटोन की ऊर्जा है 2 जूल, तो प्रति सेकंड इसको 50 निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 50। आप लोगों ने कैसे निकाला 50, ये 100/2 को किया, मतलब आपने पावर अपन एनर्जी ही तो किया। तो यहाँ से ये सूत्र बनता है, फोटोनों की संख्या क्या हो जाता है, P/E। लेकिन फोटोन का सूत्र मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, ये जूल में। तो ये जो इसका जो यहाँ पर जो आएगा मात्रक है, ये n का जो मात्रक है, n का जो मात्रक है वो क्या आ जाएगा, फोटोन प्रति सेकंड, इसका मात्रक है। मतलब ये क्या बताएगा, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, फोटोनों की संख्या, एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं। यहाँ तक समझ आया क्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, इसको ध्यान से समझना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, तो आप लोगों ने फोटोनों की संख्या, तो आप लोगों ने यहाँ पर फोटोनों की संख्या पढ़ा, n बराबर P/E होता है। आया कि नहीं आया समझ, ठीक है। और आप लोगों ने एक और सूत्र पढ़ा है कि तीव्रता I बराबर होता है तीव्रता शक्ति बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को A बोल देते हैं, क्षेत्रफल A। तो यहाँ पर P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IA भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे किसी प्रश्न में शक्ति नहीं दिया है और तीव्रता दे दिया है तो मैं n की जगह क्या लिख सकता हूँ, IA/E भी लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। और मुझे पता है कि सर E बराबर होता है hc/λ, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं n बराबर लिख सकता हूँ IA, और यहाँ पर लिख सकता हूँ hc, नीचे आ जाएगा और लैम्डा ऊपर चले जाएगा, तो ये n का ये भी सूत्र बन गया। तो आपको ये सब सूत्र याद नहीं रखना है, आपको जो मेन सूत्र याद रखना है वो ये है, P/E, यही याद रखना है, इसी से सारा सूत्र बना है। कि यहाँ तक समझ आया क्या। तो ये हमारा क्या है, फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड का सूत्र है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यहाँ से होता है, यदि किसी
स्रोत द्वारा, किसी स्रोत द्वारा, यदि किसी स्रोत द्वारा उत्सर्जित फोटोनों की संख्या n है, यहां स्रोत की तीव्रता, स्रोत की तीव्रता क्या है? 50 वाट पर मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है, तथा तरंग दैर्ध्य 100 नैनोमीटर है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमको क्या बोल रहे हैं कि कोई स्रोत है, इसका इंटेंसिटी कितना है बोल रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसका इंटेंसिटी कितना है बोल रहा है? 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो तरंग दैर्ध्य है यहाँ से जो निकल रहा है उसका तरंग दैर्ध्य कितना है? 100 नैनोमीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर है बोल रहा है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? और एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है बोल रहे हैं? 10 मीटर स्क्वायर है बोल रहे हैं। तो हमको n निकालना है, n निकालना है। अब ये n निकालते हैं। तो आपको पता है कि सर अगर मुझे n निकालना है, तो n बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? n का सूत्र क्या हो जाता है? IASC और ऊपर क्या आ जाता है? लैम्डा। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, h और c का मान तो हमेशा फिक्स रहने वाला है। h और c का मान क्या रहने वाला है? फिक्स। तो 1/SC का मान याद आप लोग रखना। 1/SC का अगर मैं सॉल्व करूँ तो पूरा सॉल्व करने के बाद 5 × 10⁻24 आता है। ये हमेशा फिक्स रहने वाला है 1/80, क्योंकि h का मान 6.6 × 10⁻3 34 रहने ही वाला है। ये 3 × 10⁸ रहने ही वाला है। तो क्यों ना इसको सॉल्व करके हम सीधा आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से 5 × 10⁻24 आता है। यहाँ पर i कितना दिया हुआ है? देखो i दिया हुआ है 50। ठीक है, 50 रख देते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया कितना दिया हुआ है? तो 10 दिया हुआ है। और लैम्डा कितना दिया हुआ है? तो 100 नैनोमीटर। आपको मैंने बताया कि नैनोमीटर में है ये। तो इसको नैनोमीटर को हम लोग किस में रखेंगे? ऐसा यूनिट में। तो 100 × 10⁻9 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/SC। तो 1/SC का वैल्यू क्या होता है? तो इसको डिवाइड में नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 1/SC का मान क्या होता है? 5 × 10⁻24। तो फिर से लिखता हूँ, ये देखिए क्या है, ये 50 है, एरिया 10 है, लैम्डा कितना है? 100 × 10⁻9 और 1/SC का मान कितना है? 5 × 10⁻24 है। ये है, ये हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड। तो यहाँ पर क्या है देखो, 1 2 3 जीरो वाले को 1 0 2 0 मतलब 3 0, 3 0 से ये 24 0 जुड़ेगा तो 27 हो जाएगा। 27 में से 10 जाता तो कितना बचता? 17 बचता। 9 ही जा रहा है तो 18 बचेगा। ठीक है, रुको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 28 हो जाएगा। 28 में से 10 जाता तो 18 बचता, मतलब 19 बचेगा। तो यहाँ पर 10⁻19। ठीक है, और यहाँ पर 5 × 5 कितना हो जाएगा? 5 × 5 ये हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ गया? 25 × 10⁻19। और इसको 25 ना लिख के हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻20। ये क्या है? फोटोनों की संख्या, फोटोन प्रति सेकंड। ये क्या है? फोटोन प्रति सेकंड। मतलब किसी स्रोत से प्रति सेकंड, या ये जो दिया हुआ है उस स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटोन निकल रहे होंगे? 2.5 × 10⁻20। तो फोटोनों की संख्या निकालने का भी सूत्र आपको समझ आ गया है। सबसे बेसिक सूत्र क्या है? शक्ति बटा ऊर्जा, P/E। उसी को हम लोगों ने सॉल्व करके ये लाया है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इसके बाद देखो, अभी मैंने आपको क्या सिखाया है? आज के लेक्चर में क्या सीखा? कि हर स्रोत का एक शक्ति होता है, हर स्रोत का एक शक्ति होता है। इसकी एक तीव्रता होती है, और जो तीव्रता होती है वो दूरी पर निर्भर करती है। यहाँ से प्रति सेकंड कितने फोटोन निकलेंगे? प्रति सेकंड कितने फोटोन निकलेंगे? प्रति सेकंड कितने निकलेंगे? तो कितने निकलेंगे? पावर अपॉन एनर्जी होता है। पावर की जगह क्या लिख सकते हैं? आइए
लैम्डा अपॉन SC भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको और क्या सिखाया, 1/SC का मान क्या होता है, तो 5 × 10⁻24 होता है। याद रखना, कभी भी याद रखना है, कभी भी हम जब भी हम फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड निकालेंगे तो ये सारे किस में होने चाहिए, सभी को SI यूनिट मत बोलो, मात्रक में रखना है। यहाँ तक आप लोग को समझ आया क्या, ये है हमारा प्रश्न। जहाँ भी होगा हमको सबको ऐसा यूनिट में रखना है, ऐसा ही मात्रक में रखना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना, हम लोगों ने ये निकालना सीख गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या होता है। एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन, अगर किसी स्रोत का फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है, शक्ति है 5 वाट, तो हमको n बताना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कैसे करेंगे इसको, आवृत्ति है 5 × 10⁻14, शक्ति है 5 वाट और हमको फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड निकालना है, तब फिर कैसे करेंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सॉल्यूशन अगर मैं बोलूँ तो आपको पता है कि सर n बराबर होता है P/E। P का मान तो दिया हुआ है, E का मान नहीं दिया हुआ है, तो E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E की जगह मैं लिख सकता हूँ H × न्यू। और आपको पता है कि मैंने इसको बोला सबको ऐसा यूनिट में रखना है, तो P क्या है 5 वाट, तो 5 वाट तो ऐसा यूनिट में है ही। और H का मान क्या होता है अगर ऐसा यूनिट में 6.6 × 10⁻34, और ये क्या होता है 5 × 10⁻14। ठीक है, तो यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा, देखो 5 गुणित, इन दोनों को पहले गुना कर दो, चलो नंबर को, 5 × 6 = 30 का 0 हासिल आया, 3 5 6 × 30 3 33, तो 33 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 जाएगा तो 20 बचेगा। ठीक है, तो n बराबर क्या आ गया, 5 × 10⁻20/33। इसको अगर मैं फिर से सॉल्व करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 × 10⁻19/33। 33 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 33 से कम 33, बचेगा कितना 17 तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 170 हो जाएगा, 50 से लगभग 3 बार में जाएगा। तो ये हमारा आ गया फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड, ये है फोटोन प्रति सेकंड। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आया क्या, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना।